जॉर्ज साहब, आई स्टार्ट विद यू। ये जो मुश्तबा खामनेई साहब की सिलेक्शन है इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर, इस सूरत हाल को अगर आप एनालाइज करें, मौजूदा सूरत हाल में वो क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस सारे प्रोसेस में? बिल्कुल, जो मुश्तबा खमेनाई की जो इस वक्त जो कि ऑलमोस्ट सर्टेनिटी थी बिकॉज जिससे एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था, यहाँ तक कि जो पॉली मार्केट को कहते हैं जहाँ पर ये बेटिंग होती है इस तरह की चीज़ों की, तो उसमें भी कोई ऑलमोस्ट 90% तक अब वो ऑड्स पहुंच गए थे कि वो मुश्तबा ही होंगे। लेकिन उन्होंने बहुत अरसे से ICRC के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात उन्होंने कल्टीवेट किए हुए हैं। फिर ये कि जाहिर है कि उनके वालिद की शहादत भी और वो सारी सिचुएशन जो है, तो उसमें और दो के एक दो और कैंडिडेट्स भी थे, लेकिन फिर वो ज्यादा जो है ना उनकी कैंडिडेट जो है उसके ऊपर सारे रैली वहां पे करके, और दो के उस पर अमेरिकन कह चुके हैं कि जी वो जो कैंडिडेचर है वो बिल्कुल उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन नेचुरली जाहिर है कि फैसला तो ईरान ने करना था, अमेरिका ने तो नहीं करना था। पर उससे जो फर्क पड़ेगा वो ये है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप, जो बहुत से एनालिस्ट ये समझ रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप किसी मौके पे अगर उनको कोई कहीं भी ये विक्ट्री मिल रही हुई जो वो अमेरिकन अवाम को ये बोल सकें कि जी देखिए ये जीत के लाया हूँ वहां से और बहुत स्विफ्टली और बड़े बड़े कम कॉस्ट पे लेके आया हूँ अमेरिका के लिए, तो फिर शायद वो ये जंग जो सी है उस मौके पे एकदम कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दें। लेकिन अब वो इस इलेक्शन से प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि वो ये कह चुके हैं, कमिट कर चुके हैं कि जी मुश्तबा का हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है इलेक्शन, और फिर इजरायलीज भी कह चुके हैं कि जी अगर ये हुआ तो फिर द नेक्स्ट मैन विल बी अ टारगेट एज वेल, अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। तो इससे तो यही लग रहा है कि अब ये जंग थोड़ी सी तवालत और पकड़ेगी। और जिसका आप इससे पहले बता चुके हैं कि आपके वो जो अभी जो मारूजी हालात हैं इस खिते में, और बल्कि इस खिते में क्या पूरी दुनिया में, जिस तरह की जो इस वक्त मईशत के आज मेरे ख्याल है कि दुनिया के बहुत अहम ममालिक में जो है जापान में मेजर एकदम स्टॉक मार्केट्स नीचे आई हैं, बाकी जगहों पे भी उसके साथ हम देख रहे हैं। फिर ये देखें तेल की कीमतें आपने जिसने बताया 100 से ऊपर चली गई हैं, और ये तो देखें 150 भी हो सकता है अगर ये बहुत ज्यादा तवारत की, तो इससे भी ऊपर जा सकती है। गोल्डमैन सैक्स और इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट बैंक हैं मॉर्गन स्टैनली और बाकी की प्रेडिक्शन जैसे ही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस मौके पे ये जो इलेक्शन है ईरान के अंदर, वो ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल वो जो है ना उसको समझा जा सकता है, लेकिन जंग की सिचुएशन में वो मेरा ख्याल है कि इस जंग को तवालत की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। कमर चीमा साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्रॉस लगाया मुश्तबा खामनेई के नाम पर, जबकि चीन ने उसे उनका इंटरनल मैटर करार दिया है। क्या अमेरिका नए सुप्रीम लीडर को भी हिट कर सकता है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम जिसको जब जहां चाहें टारगेट कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा टाइम भी लगा इनका नाम सामने आने में। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, वन ऑफ द रीज़न जो इनका नाम लेट जो है वो शेयर किया गया है, हालांकि आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद इनका नाम 2 दिन बाद आ गया था, लेकिन मेरा ख्याल है ये शायद इसीलिए वेट किया गया कि इनको प्रॉपर्ली सिक्योर कर लिया जाए, इनकी सिक्योरिटी देखी जाए, क्योंकि इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि IRGC के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है, ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर इजराइलियों की बहुत पेनिट्रेशन है, तो इनको सिक्योर करना इम्पोर्टेंट था। दूसरी बात यह है कि ट्रंप साहब जो थे वो तो कह रहे थे कि मैंने अपनी मर्जी का बंदा इंस्टॉल करना है, तो वो तो नहीं कर पाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके जहन में ये आइडिया था और इजरायली ये समझते थे कि जो थियोक्रेसी है या जो सीट है सुप्रीम लीडर की, ये सीट नहीं रहनी चाहिए। और क्योंकि सारे का सारा जो रेवोल्यूशन है वो IRGC जो सुप्रीम लीडर और ये इन्हीं का कंस्ट्रक्ट है, तो अगर हम इन्हीं को इस ऑफिस को एलिमिनेट कर दें और अपनी मर्जी का बंदा लें, तो शायद ये सारी की सारी जो सोच है मिडल ईस्ट के अंदर और फ़लस्तीन के हवाले से, इजराइल के हवाले से, यही ख़त्म हो जाएगी। तो थियोक्रेसी भी अपनी जगह पे मौजूद है। इवन कि अब तो इस सारी बात है, इस चीज़ें आ गई हैं, लोग कह रहे हैं जी मोनार्की आ गई है। लेकिन उसकी भी सारी बात है, वो जस्टिफिकेशंस देते हैं कि इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई ऐसा बंदा वहाँ पे आ जाए जो हार्डलाइनर ना हो, क्योंकि ईरान के अंदर 2 तरह के लोग हैं, या हार्डलाइनर्स हैं या रिफॉर्मिस्ट हैं। जो मौजूदा सदर मसूद पज़ेश्कियान हैं, इनको नॉर्मली कहा जाता है कि जी ये रिफॉर्मिस्ट हैं, ये एंगेज करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, और जो सुप्रीम लीडर का ऑफिस होता है वो एक हार्डलाइन पोजीशन लेता है। और ये अब बात जो जैसे अभी एम्बेसडर भी फरमा रहे थे
कि ये क्यों कि जो आयतुल्ला खामनाई हैं के बेटे जो हैं इनको बहुत ज़्यादा बैकिंग है IRGC की। तो अब आप ये ज़हन में रखें कि देखें फ्रैंकली स्पीकिंग आयतुल्ला खामनाई ने तो अपना ऑफिस अर्न किया है, इनको उनके वालिद की वजह से दिया गया है। और साथ में इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है कि IRGC समझती है उसका कंट्रोल और मज़ीद बढ़ गया है, क्योंकि सुप्रीम लीडर जो होता है उसकी जो पास उसने जो काम करने होते हैं, उसने फॉरेन पॉलिसी देखनी है, डिफेंस देखना है, वो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस का, रिलीजियस डायरेक्शन सेट करनी है। तो ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन ईरान राइट नाउ। उसी ने बताना है कि आइंदा चीजें क्या किस डायरेक्शन में जानी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर IRGC का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है सुप्रीम लीडर के अंदर, तो टेक्निकली तो ईरान जो है वो मजीद आगे जाने की बजाय पीछे चला गया अमेरिकन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अब फौज का रोल जो है ये IRGC का जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी राइट, ठीक है। बल्कि जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खामनेई, वो तो ही वाज नॉट विलिंग टू टेक दिस पोजीशन जब उनका नाम एक मखसूस हालात के अंदर कहते हैं कि सिलेक्ट किया गया, और लेकिन ज़ाहिर इतना प्रोलॉन्ग कर गया वो पीरियड, और ये भी ज़ाहिर एक मखसूस हालात में आए विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि इस वक्त किसी भी किस्म की लीडरशिप की वीकनेस पूरा सिस्टम को जो है वो गिरा सकती है, जो वहाँ का एग्जिस्टिंग सिस्टम है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, अब आपसे ज़रा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में 55 रुपये फ़ी लीटर फ्यूल जो है प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है गवर्नमेंट पे, ये कितना वैलिड है कि एक हफ्ते के स्टॉक पर जो है वो ऑयल कंपनीज़ को फ़ायदा पहुंचाया गया? बिकॉज हमारे यहाँ जनरली ये कहा जाता है कि 15 डेज़ का स्टॉक अवेलेबल होता है। और दूसरा ये कि जो लेवी बढ़ाने की ज़रूरत थी कि उसकी लेवी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, ये क्रिटिसिज्म कितना वैलिड है जो इस वक्त हुकूमत पर हो रहा है? ज़रा इस पर अपनी राय दीजिएगा। एक इकोनॉमिक शॉक है जो कि ऑयल की कीमत 60% बढ़ गई है फ्रॉम February 28 जब ये कुछ हुआ था। तो पहली बात तो ये है, और इसको समझना भी इस तरह चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक है। 1970 और 73 के बाद ये एक इतना बड़ा प्राइस शॉक है ऑयल का, और इसमें तो क्वांटिटी भी बड़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। पाकिस्तान जैसा ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री जिसके पास 28 दिन के रिजर्व्स थे जब ये जंग शुरू हुई थी, विच इटसेल्फ एक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, उसकी जो गवर्नमेंट है उसका जो रिएक्शन फंक्शन है वो डिटरमिन करेगा कि हम ओवरऑल राइड किस तरह करते हैं। मैंने पहले भी ये कहने की कोशिश की है कि डे 2 से पाकिस्तान को प्राइसिंग चेंज तो एक आंसर होता है, पाकिस्तान की कीमत तय कैसे होती है। 15 फरवरी से 28 फरवरी तक का जो प्लैट्स है सिंगापुर, उसकी एवरेज प्राइस लेकर अगले 15 दिन की कीमत तय कर दी जाती है, सो उस पे मुहित होती है। अब जो 55 रुपए की प्राइस चेंज है वो क्यों की गई? एक तो सिग्नल है, सिग्नल ये है कि आदिल जो है वो बहुत ज्यादा पेट्रोल पंप पे जा रहे थे, बार बार गाड़ी भरवा रहे थे, तो उसको तोड़ना कि जो प्राइस सिग्नल है वो अभी दे दिया गया है, सो ऐसा नेक्स्ट सिग्नल भी ऐसा ही होगा, सो डोंट एक्सपेक्ट कि कोई शॉर्टफॉल आ रही है। ये एक सिग्नल देने की कोशिश की गई। उसमें मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इतना बड़ा शायद सिग्नल देने की बजाय अगर इसको स्टैगर कर लेते, 85 रुपए से जो बढ़ा के 105 रुपए की पेट्रोल पे जो सब लेवी थी उसको इतना शायद बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, उसको संभाल लेते, कुछ फंड के साथ IMF के साथ डिस्कशन कर लेते, और जो लेवी कम की है डीजल पे और प्राइस पास थ्रू है उसको थोड़ा सा संभाल लेते। प्राइस पास थ्रू तो करना ही था आदिल, ये नहीं है कि प्राइस पास थ्रू नहीं होना था। उसका बेनिफिट कैसे आपने देना है कॉम को, यानी कि जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, मोटर बाइक्स वाले हैं उनको, प्लस जो PDL है उस पे, और ऑयल कंपनीज जो हैं उनकी भी जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन करनी थी। सो दैट वाज द चॉइस। आई थिंक थोड़ा सा स्टैगर किया जा सकता था, बट मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अभी तक आपको डिमांड कर्टेलिंग या डिमांड मैनेजमेंट के मेजर्स जो हैं वो ले लेने चाहिए। दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सारी जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं ये सारी गुफ्तगू हमारे हाथ में नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करना हमारे हाथ में नहीं है। ऑयल अगर बंद हुआ है वहां से फ्लो का, कुवैत का, सऊदी अरेबिया का, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। LNG अगर कर्टेल फोर्स मेजोर हुई है हमारे हाथ में नहीं है। पर आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में वो डिमांड मैनेजमेंट है जो आपने मुल्क की करनी है। वो क्या चीज है? नंबर 1, आपको अपनी वर्क हैबिट्स चेंज कर देनी चाहिए थी डे 2 से, विच मींस 28 दिन के रिजर्व्स को 40 दिन खींचना है। दैट शुड हैव बीन द मॉडल दैट यू नीड टू बिल्ड। व्हाट डज दैट मीन? वर्क फ्रॉम होम। एग्जैक्टली 4 डेज। अच्छा, अब आप कहते हैं ना यार 55 रुपए, थोड़ी देर के लिए चले मान लें कि कुछ बढ़ा दिया आपने, प्राइस सिग्नल किया, आप 5 की बजाय अगर 4 दिन पे चले जाएं और आदिल 5वें दिन दफ्तर ना आ रहे हो, तो वो अपने मोटर बाइक में, अपनी लैंड रोवर में, जो भी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे 4 दिन फ्यूल, सो उनकी 55 रुपए की कॉस्ट ही पास नहीं होगी। एक मिसाल दे रहा हूँ, बच्चों को अगर आप
पिछले थर्सडे फ्राइडे से ही छुट्टियों पे भेज देते। बांग्लादेश ने भी यही किया। आई एम इन कांटेक्ट विद नंबर ऑफ कंट्रीज जो एडवाइस लेती हैं उनके साथ। उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी हैं। आप ऑनलाइन कोविड में कर चुके थे। सेकंड आपको जो करनी चाहिए थी, आपको कोटास कर्टेल कर देने चाहिए थे। आदिल को लेट से बोल टीवी देता है 600 लीटर, मैं प्राइवेट सेक्टर की भी बात करता हूं, क्या उसको 300 कर देते? सो आदिल का बिहेवियर चेंज हो जाता, आदिल मार्केट कम जाता, इफ्तारियों पे कम जाते। यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अ लॉट मोर इन डेप्थ। फिर जब आप एनर्जी रैंप अप करते हैं शाम को, सो आप अगर स्ट्रीट लाइट्स जो हमने कोविड में किया था, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड इन कोविड, अगर 10 लाइट्स है ना आदिल आपकी रोड पे, तो वो 5 चलेंगी, क्योंकि आप रैंप अप जब करते हो अपनी एनर्जी को रात को, तो फॉसिल फ्यूल्स और एलएनजी पे कर रहे होते हो, तो उसको मैनेज करना चाहिए था। और फिर लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, कम्युनिकेशन करें और लोगों को कहें कि वो अपना बिहेवियर जो है उसको तब्दील कर दें। ऑनलाइन मीटिंग्स इज समथिंग वी आर यूज्ड टू। पाकिस्तान की इकोनॉमी डिजिटल है कई जगह पे, और अगर उसको यूज कर सकते थे तो कर जाना चाहिए था। और आखिर में जो कोऑर्डिनेशन है, डर क्या था कि लोग लाइनों में खड़े हो गए थे, फ्यूल की होर्डिंग की जा रही थी। यार ये तो फिर मैनेजरियल इशू था ना। इसको हल करने का क्या तरीका था? बड़ा सादा तरीका था। एक पॉलिसी अथॉरिटीज हैं, एक रेगुलेटर्स हैं, एक ओएमसीज हैं, एक रिटेलर्स हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब इन सब को आपने मुंजमद करके इंप्लीमेंट करना था एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। अगेन दिस इज समथिंग दैट द अथॉरिटीज हैव टू डू। इन द एंड तो रिएक्शन फंक्शन, गवर्नेंस फंक्शन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा लोगों को आप जिसे कहते हैं ना एक तरह से शील्ड कर सकते हैं फ्रॉम व्हाट हैज हैपेंड। उसको तो आप नहीं संभाल सकते। फिर सप्लाई साइड पे जरूर रेड सी से, फुजोरा से जो भी तेल मिलता है वो ले लेना चाहिए था। वर्क प्लेस, मोबिलिटी मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी, बड़े क्लियर प्रोटोकॉल्स हैं पब्लिक और प्राइवेट बिल्डिंग्स के, कैसे एनर्जी को 60% कर्टेल कर देते हैं, 70% कर्टेल कर देते हैं। मार्केट डिसिप्लिन और पब्लिक बिहेवियर। मैं एक बड़ी आसान सी मिसाल देता हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता था, पढ़ता भी था वहां पे। तो वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो हर रोज टीवी पे 8 बजे आते थे और वो कहते थे कि मैंने 5 वेजिटेबल्स खाई हैं, 3 मैंने आज फ्रूट्स खाए हैं और 5 किलोमीटर वॉक किया है। इसलिए कि बर्डन सारा जो ऑस्ट्रेलियन बीमार होने का है वो स्टेट पे था। सो कम्युनिकेशन के कितने ज़खायर हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, और यहाँ हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी आज 25 करोड़ से कि वो अपना ह्यूमन बिहेवियर चेंज करें अगर इसको राइड आउट करना है हमने। और लॉन्गर टर्म में ये तो सोचना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि ये हम बहुत सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये मैं तो अपने प्रोग्राम्स में, क्योंकि हमारा तो यूजुअली आपको पता है करंट अफेयर्स बस स्टेटमेंट्स पॉलिटिशियंस के और उस पर पूरा दिन गुजारते हैं। मैं अपने प्रोग्राम्स में काफ़ी सालों से ये बात करता रहा हूँ कि ये जो हमारी कंट्री में ह्यूमन बिहेवियर है या जो नेशन का हमारी बिहेवियर है ओवरऑल, इस पर भी काम करने की जरूरत है। लोग डरते हैं, पॉलिटिशियंस भी डरते हैं, एंकर्स भी डरते हैं, मेरी व्यूअरशिप चली जाएगी, पॉलिटिशियंस भी डरते हैं कि जी हमारी जो फॉलोइंग है या वोट बैंक है वो कम हो जाएगा। लोगों को भी समझाने की जरूरत है कि कैसे आप अपनी मैनेजमेंट करके अपने एक्सपेंडिचर्स को भी मैनेज कर सकते हैं, और किस तरह आप उसमें कंट्री में वैल्यू ऐड कर सकते हैं सिस्टम में, एनर्जी सेक्टर हो चाहे आपके और दूसरे फाइनेंशियल मैटर्स हो। अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर आप पाकिस्तान में रूरल साइट पे किसी जगह चैरिटी करने जाएं, आप उनको बेशक 10,000 रुपए पर फैमिली देने की कोशिश करें, वो आपको 2,000 रुपए की चाय और बिस्किट पिला देते हैं अपने घर पे बिठा के। सो इससे आपको अंदाजा होता है कि जो चैरिटी ले रहा है वो उस एक आम बंदे का, और ये आपने यू माइट हैव नोटिस दैट थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो होता ही है कि वो आपको 2,000 की चाय और बिस्किट पिला देता है बिठा के जबरदस्ती के, नहीं आप खा के जाएंगे क्योंकि आप मेरे घर आए। सो हमें ये समझाने की उनको जरूरत है कि कैसे चादर देख के पैर फैलाना है। आई टोटली एग्री विद यू। अब गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी कैंपेन्स की बात तो कर रही है कि वो चलाएंगे, बट इट डिडंट वर्क इन द पास्ट। सो आई बिलीव इट वाज मोर ऑफ एक मैनेजमेंट का इशू था, जिसको क्विक सोल्यूशन की तरफ गवर्नमेंट ने ले जाके 55 रुपीज़ का इंक्रीज करके वो कर दिया। बिफोर आई गो टू जौहर सलीम साहब, मैं एक और आपको, आप तीनों को बड़ा मजे का किस्सा, क्योंकि आप तीनों बहुत माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं और एक्सपीरियंस लोग हैं। मैं लंदन में एक रेस्टोरेंट में बैठा था और वहाँ पर मेरी कुछ पाकिस्तानी एक साहब थे, दो मुलाकात हुई उनसे और इंटरेक्शन हुआ। मेरा फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन था और वो पाकिस्तान में बड़े बुक पब्लिशर हैं। आई डिड नॉट नो हिम। सो मैंने उनको कहा कि जी जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक दिन में 2 बुक्स पढ़ते हैं। सो वो 60 बुक्स अ मंथ पढ़ते हैं। तो आप यकीन करें कि हमने 30 मिनट्स तक इस बात पे आर्ग्यूमेंट किया कि दैट पर्सन वाज नॉट रेडी टू बिलीव कि कोई बंदा एक दिन में 2 किताबें पढ़ सकता है। सो इससे आप अंदाजा लगा लें कि अगर हमारे जो बुक पब्लिशर्स हैं उनको ये यकीन नहीं आया कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर 2 बुक्स, जो आप अभी बात करें कि प्राइम मिनिस्टर 8 बजे आके टीवी पर बात करना और कॉन्फिडेंस में लेना।
सो वो ही वाज नॉट रेडी टू बिलीव इन दिस। तो जो बातें हम और आप कर रहे हैं उसमें आम बंदे को समझाना असल टास्क है, जो कि शायद हम टेक्निकल टर्म्स में कर रहे होते हैं। जब हम लोगों से, आम बंदे से इंटरेक्शन करते हैं तो उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर आप पब्लिक ओपिनियन ले जाएं तो आपको एकदम, मैंने अपना कमेंट थोड़ा लंबा इसलिए कर दिया क्योंकि असल चीज यही है कि हमें अपने लोगों को समझाना है कि अगर गवर्नमेंट से नहीं भी होता, यार जंगें छिड़ी हुई हैं, तो हमें खुद अपने आप को कैसे संभालना है। वो साहब तैयार नहीं थे कि 2 बुक्स कैसे एक बंदा दिन में पढ़ सकता है। हालांकि चाइनीज और जापानीज ब्रेन्स, आप तीनों मेरे ख्याल इस पे मुझसे बेटर कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह वो उनकी रीडिंग हैबिट्स किस तरह की होती हैं, वेस्टर्न रीडिंग हैबिट्स कैसी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।